जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हुबली वर्कशॉप का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 10 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है मैक्सिमम स्लैग टेक अप कैपेसिटी ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। यहीं पर आप लोग का बीएमबीसी के बारे में बोला जा रहा है, जो कि आप लोग का आईसीएफ कोच में यूज होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का बीएमबीसी बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम 4 के संख्या में रहता है। ये आप लोग का बीएमबीसी सिस्टम में रहता है। लेकिन इससे पहले आप लोग का जो कन्वेंशनल मॉडल था, कन्वेंशनल मॉडल में आप लोग का 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होता था, जो कि आप लोग का 14 इंच का था। और अभी जो आप लोग का बीएमबीसी ब्रेक सिलेंडर सिस्टम यूज किया जा रहा है, ये आप लोग का 4 के संख्या में, ये 8 इंच का है। ये आप लोग बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग जानते ही हैं। तो जैसे कि आप लोग का जो बीएमबीसी सिस्टम में एक्सटर्नल स्लैग को हटाया दिया गया है। एक्सटर्नल जो स्लैग था इसको एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है एक्सटर्नल स्लैग को। जो स्लैग एडजस्टर था आप लोग का कन्वेंशनल सिस्टम में, इसको बीएमबीसी में आप लोग का इसको एबोलिश कर दिया गया है, हटाया दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। तो यहीं पर आप लोग का जो बीएमबीसी सिस्टम में, यहीं पर आप लोग का ये सिंगल एक्टिंग स्लैग एडजस्टर सिस्टम होता है, जो कि आप लोग का व्हील या चक्का और ब्रेक ब्लॉक का बीच में जो आप लोग का क्लियरेंस होता है उसको ये मेकअप करता है, इसको आप लोग का एडजस्ट करता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का ये मैक्सिमम स्लैग जो कवर करेगा, ये आप लोग का 305 mm हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का मैक्सिमम स्लैग जो आप लोग का जो लेगा बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में 305 mm का लेगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम बैक्टीरिया इज चार्ज्ड इनिशियली इन द बायोटॉयलेट टैंक। बायोटॉयलेट टैंक में शुरुआत में आप लोग का शुरू में कितनी मात्रा में इनोकुलम बैक्टीरिया चार्ज किया जाता है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड होके आ रहा है। 120 लीटर का आप लोग का इनिशियली शुरुआत में चार्ज किया जाता है इनोकुलम, याद रखिए। बायोटॉयलेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे एज पर एमओयू बिटवीन। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो बायोटॉयलेट सिस्टम इंडियन रेलवे लाया है, ये किस किस का बीच में आप लोग का जो समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू हुआ है। आप लोग का एमओयू जो हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये होता है आप लोग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोग का जो एमओयू हुआ है इंडिया रेलवे में बायोटॉयलेट को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, लाया गया है, ये आप लोग का किस किस के बीच में आप लोग का एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू हुआ है? ये आप लोग का हुआ है इंडियन रेलवे और डीआरडीओ के बीच में। इंडियन रेलवे और डीआरडीओ के बीच में ये एमओयू हुआ है। दोनों ही मिल के आप लोग का बायोटॉयलेट का आप लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या आप लोग का लाया गया है दोनों को मिला के। तो डीआरडीओ जो होता है आप लोग का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही आप लोग का संस्था डीआरडीओ और इंडियन रेलवे मिलके ही आप लोग का इनके बीच में एमओयू आप लोग का स्वाक्षर हुआ है। एमओयू इनका बीच में चुक्ति हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और आप लोग का बायोटॉयलेट इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया है। याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोचेज, ये देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। राइडिंग इंडेक्स जो होता है आप लोग का आईसीएफ कोच का 3.5, इसका कोई यूनिट रहता नहीं। जैसे कि आप लोग यात्रा के दौरान जो कंफर्टनेस आप लोग को आरामदायक जो मिलता है, आराम मिलता है, उसी को ही हम लोग राइडिंग इंडेक्स बोलते हैं। तो आईसीएफ कोच के लिए ये 3.5 होता है। आप लोग एलएचबी कोच का अपने जान लीजिए क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, उसको भी आप लोग को सही आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3।
सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ SS2 है। तो आप लोग को SS2 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये आप लोग का जो सब शेड्यूल 2 है इसका पीरियोडिसिटी पूछ रहा है जो कि 3 साल में होता है। इसमें भी आप लोग को SS1 SS2 SS3 जो सब शेड्यूल होता है LHB कोच के लिए, इसको बराबर आप लोग को जानना पड़ेगा। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, आप लोग का इसका पीरियोडिसिटी देख लेते हैं कब कब होता है। तो जैसे कि आप लोग का जो SS1 है ये आप लोग का 1.5 ईयर या इसको बोल सकते हैं 18 महीना, ये आप लोग का 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा उसी हिसाब से आप लोग का ये SS1 होता है। इसी हिसाब से SS2 जो होगा इसका डबल कर दीजिए, 3 साल में होगा, या 3 साल को आप लोग 36 मंथ बोलते हैं, और आप लोग का 12 लाख किलोमीटर। उसी हिसाब से SS3 जो होगा यहीं पर आप लोग का 6 साल हो जाएगा, और यहीं पर आप लोग का 72 मंथ, 6 साल या 72 मंथ जो भी बोलेंगे, और 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा उसी हिसाब से आप लोग का ये आप लोग का शेड्यूल होगा। तो SS1 SS2 SS3 शेड्यूल को बराबर याद रखिए, ये सॉफ्ट शेड्यूल होता है। उसी हिसाब से D1 D2 D3 भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये आप लोग का डिपो में होता है, डिपो शेड्यूल होता है। व्हाट इज द कंडोमिंग लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच। यहीं पर LHB कोच का पूछ रहा है, आप लोग का व्हील का डायमीटर पूछ रहा है, जो कि आप लोग का कंडोमिंग डायमीटर पूछ रहा है। ये पुराना क्वेश्चन के अनुसार 845 है, लेकिन अभी आप लोग का 855 mm हो गया है, 855 mm हो गया है। इसका भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर ये देखिए न्यू कंडीशन में क्या होगा और आप लोग का कंडोमिंग कंडीशन में क्या होगा। ये देखिए LHB के लिए देख लेते हैं पहले। LHB कोच के लिए आप लोग का नया चक्का का डायमीटर 915 mm है, उसी हिसाब से इसका कंडोमिंग जो हो जाएगा 855 mm। ICF कोच के लिए इसमें भी आप लोग का 915 mm है, और कंडोमिंग इसका कितना है 825 mm है। उसी हिसाब से आप लोग वंदे भारत में देख लीजिए, वंदे भारत में 952 mm और इसका कंडोमिंग होता है 877 mm। इसी हिसाब से आप लोग का देखिए गुड्स में मैक्सिमम गुड्स में वागन में मैक्सिमम गुड्स या ये वागन में आप लोग का कितना होता है 1000 mm होता है नया में, और इसका कंडोमिंग होता है 906 mm। इसी हिसाब से आप लोग का BLC आएगा, बोगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर, BLC कंटेनर। जो BLC का आप लोग का इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा। इसमें आप लोग का ये देखिए नया कंडीशन में 840 mm होगा, और जो कंडोमिंग होगा इसका ये हो जाएगा 780 mm। ये भी जरूर याद रखिए। राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच यहीं पर ही देखिए आप लोग को पूछे नहीं थे। राइडिंग इंडेक्स 2.5, मैक्सिमम आप लोग का 2.5 से 2.75 होता है, ये जरूर याद रखिए। जिसमें आप लोग का ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से लीजिए। ये होता है उसका रेंज होता है 2.5 से 2.75। तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार देखिए 2.5 है। इसमें चलिए C के साथ। ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन। ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ पर आप लोग का लगा हुआ रहता है, ये बॉगी क्रॉस बीम में लगा हुआ रहता है। ब्रेक एक्सीलेटर इज ए डे ब्रेक एक्सीलेटर इज डेस ऑफ दिच। ये देखिए ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग डिवाइस है। तो आप लोग 65 का देख लीजिए, 65 का ऑप्शन ये B के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग LHB रैक में इमरजेंसी ब्रेकिंग कर देते हैं, उसी कंडीशन में आप लोग का हर एक LHB कोच में एक के संख्या में ब्रेक एक्सीलेटर है, जो कि आप लोग का उसका जो आप लोग का ओरिफिस है, जिसका आप लोग का जो एयर प्रेशर निकलेगा, ये आप लोग का ह्यूज अमाउंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर निकलेगा, और पूरा रेक में एक ही साथ इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा देता है। याद रखिए। तो ब्रेक एक्सीलेटर काम जो है ये क्या है, ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। याद रखिए, जो कि आप लोग का LHB कोच में, एक LHB कोच में 1 LHB कोच एक की संख्या में रहेगा। याद रखिए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन
स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में जो गैप है यहीं पर देखिए 0.9 टू 1.4 mm। तो ये भी आप लोग का अलग अलग कंपनी का, दो कंपनी का बेसिकली जो यूज हो रहा है। ये देखिए नॉरब्रेम्सी में इसमें कितना होगा 0.9 टू 1.4 mm, ये है नॉरब्रेम्सी में। और आप लोग का फेबली में कितना होगा, ये देखिए अलग अलग ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 1.5 प्लस माइनस 0.5 mm, जिसको कि आप लोग 1 से 2 mm भी बोल सकते हैं। ये भी याद रखिए। ये आप लोग का फेबली मैक वाला आप लोग का जो स्पीड सेंसर फोनिक व्हील है इसी में ही आप लोग का फेबली कंपनी में ही होगा, याद रखिए। नॉरब्रेम्सी के लिए 0.9 से 1.4 mm और आप लोग का फेबली मैक के लिए आप लोग का 1.5 प्लस माइनस 0.5 mm या 1 से 2 mm। PSD प्रोवाइडेड इन LHV कैन बी रीसेट। ये देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो होता है इसको रीसेट कहाँ से करेंगे, इसको रीसेट कहाँ से करेंगे, जहाँ से आप लोग चेन पुल किए हैं वहीं से ही आप लोग को इसको रीसेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रॉम द पॉइंट वेयर द चेन पुल, ये आप लोग का LHV कोच के लिए हो गया कि आप कोच का अंदर में देखिए, कोच का अंदर में अपर गियर में आप लोग का रहेगा आप लोग जो अलार्म चेन पुल डिवाइस रहेगा, इसी से आप लोग चेन पुलिंग कीजिए। और आप लोग का एक स्क्वायर की रहेगा आप लोग का रीसेटिंग की, उसी से ही इसको रीसेट किया जाता है, ये भी याद रखिए। लेकिन आप लोग का ICF कोच के लिए देखिए आप लोग का चेन पुलिंग आपका कोच का इनसाइड से होगा और उसका जो आप लोग का रीसेट करेंगे ये देखिए एंड 1 में रहेगा। आप लोग का एंड 1 में ये देखिए रहेगा एंड 1 एंड 2 रहता है। तो एंड 1 में आप लोग का PSD वायर रहेगा, आप लोग का रीसेट करने के लिए आप लोग का चेन पुल वायर रहेगा एंड पैनल में एंड 1 में, उसी से ही आप लोग खींच के उसको रीसेट करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कंडोमिनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड, ये देखिए ब्रेक पैड का कंडोमिनिंग लिमिट पूछ रहा है 7 mm, तो इसका नया भी आप लोग जानते हैं ये 35 mm। जो भी वीडियो इतना सारा देखे होंगे, जो भी पुराने फ्रेंड्स हैं उन लोग को पता ही है, नया फ्रेंड्स शायद नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ब्रेक पैड जो LHV कोच में यूज होता है इसका नया 35 mm और कंडोमिनिंग 7 mm, याद रखिए। द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क, ये देखिए फिन्स सब जो प्रोवाइड होता है आप लोग का ब्रेक डिस्क में, ये क्या चीज़ के लिए आप लोग का दिया जाता है, जो फिन्स ये दिया जाता है आप लोग का बेसिकली टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ये देखिए जब भी आप लोग का ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग होते रहेगा तो इसके आप लोग का फ्रिक्शन होता है आप लोग का ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में, तो यही कंडीशन में आप लोग का रनिंग कंडीशन में जो आप लोग का जो इफेक्टिव कूलिंग होगा रन कंडीशन में आप लोग का जब ब्रेकिंग होगा, ब्रेकिंग कंडीशन में आप लोग को जो हीट जनरेट होगा उसको रिलीव करने के लिए आप लोग का जो फिन सब दिया गया है ये भी याद रखिए। और इसका और एक भी काम होता है, जो फिन्स दिया हुआ रहता है ये क्या करता है आप लोग का ब्रेक डिस्क को इसका वेट भी घटाता है, टू मिनिमाइज द वेट ऑफ द डिस्क, ये भी इसका आप लोग का काम करता है। लेकिन बेसिकली आप लोग जो भी मेन इसका पर्पोज है ये कूलिंग पर्पोज है, तो इसको याद रखिए। जैसे कि आप लोग ऐसे आप लोग का ब्रेक डिस्क रहेगा, जो ब्रेक डिस्क में देखिएगा आप लोग का ये सब फिन सब ऐसे यूज होता है, इसी का काम ही होता है आप लोग का जो सॉलिड नहीं बना के आप लोग ब्रेक डिस्क को सॉलिड तैयार नहीं किया जाता है, इसको इसी हिसाब से फिन्स सब दिया जाता है और इसी फिन्स में आप लोग का जो एयर पास होके उसको कूलिंग करता है। तो मेन पर्पज इसका ऑप्शन ए के साथ चलिए, टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक इन डेप्थ ऑफ प्राइमरी रबर पैड, ये देखिए यहीं पर मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक पूछ रहे हैं कहाँ पर, इन डेप्थ पर प्राइमरी रबर पैड के लिए आप लोग का गहराई में दरार की अधिकतम शिखर सीमा पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 18 mm है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है, जो कि डेप्थ में, तो किस पर ये पूछ रहा है, ये प्राइमरी रबर पैड के लिए पूछ रहा है, तो जो कि 18 mm इसका सही आंसर है। द डेंसिटी ऑफ
DT-BPB फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस। ये देखिए डेंसिटी पूछ रहा है आप लोग का, जो अलग अलग कोचेस में आप लोग का DT-BPB जो यूज होता है। तो ये क्या होता है आप लोग का जो DT-BPB ये होता है आप लोग का डेंसिटी थर्मल बॉन्डेड, डेंसिटी थर्मल बॉन्डेड पॉलिस्टर ब्लॉक। डेंसिटी थर्मल बॉन्डेड पॉलिस्टर ब्लॉक DT-BPB ये जो यूज होता है आप लोग का, इसका डेंसिटी पूछ रहा है। तो ये आप लोग का देखिए फर्स्ट AC कोच, सेकंड AC कोच, थर्ड AC स्लीपर कोचेस के लिए ये देखिए 69 kg/m³ होता है आप लोग का जो DT-BPB जो यूज होता है। डेंसिटी थर्मल बॉन्डेड पॉलिस्टर ब्लॉक्स का डेंसिटी 69 kg/m³ होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इंक्लूड, ये देखिए NDT जो होता है, NDT टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है जिसमें कि कोई भी मटेरियल का स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव आप लोग का टेस्ट। ये देखिए आप लोग का ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट, ये भी NDT है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ये भी NDT है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, ये भी NDT टेस्ट है। तो यहीं पर ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। प्रेजेंट इंसेंटिव स्कीम फॉलोड इन UBLS, ये देखिए आप लोग का हुबली आप लोग का जो गैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप हुबली जो है, यहीं पर आप लोग का जो इंसेंटिव स्कीम कौन सा प्रणाली का इंसेंटिव स्कीम यहीं पर लागू है। तो यहीं पर जो लागू है ये CLW पैटर्न का इंसेंटिव स्कीम लागू है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंसेंटिव पैटर्न स्कीम आप लोग का हुबली गैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप हुबली में यही सिस्टम लागू है इंसेंटिव स्कीम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेज परसेंटेज ऑफ फैटिग अलाउंस प्रोवाइडेड इन द अलाउड टाइम, अनुमत समय में प्रदान किए जाने वाले थकान भत्ता कितना % होता है। ये देखिए जो फैटिग अलाउंस 12.5 होता है या 12.5%, जो भी बोलते हैं ये थकान भत्ता होता है, याद रखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज टू ड्रॉ स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम निकालने के लिए आप लोग का यहीं पर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है। स्टॉक की गई वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मानक रूप, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूज होता है स्टॉक आइटम को निकालने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, ये होता है S1313। और उसी हिसाब से आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम जहाँ पूछेगा, नॉन स्टॉक आइटम के लिए S1302 ये हो जाएगा नॉन स्टॉक आइटम के लिए। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए S1302। WGR स्टैंड्स फॉर, ये WGR क्या है। WGR जो है आप लोग का वर्कशॉप जनरल रजिस्टर होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो ये जो वर्कशॉप जनरल रजिस्टर होता है इसमें आप लोग का लेबर चार्जेस, उसके बाद आप लोग का स्टोर चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, ये सब आप लोग का इसमें रिकॉर्डेड रहता है, इसमें लिखा जाता है। आप लोग का जो वर्कशॉप जनरल रजिस्टर में आप लोग का लेबर चार्जेस, स्टोर चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस सब इसमें मेंशन रहता है, याद रखिए। क्लियर कोट इज अप्लाइड अवर, क्लियर कोट कब देंगे, जो क्लियर कोट देंगे आप लोग का फाइनल फिनिश कोट ऑफ पेंट, जब भी आप लोग का फाइनल फिनिश कोट हो जाएगा उसके ऊपर आप लोग क्लियर कोट देना पड़ेगा। ये पेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर कोट इज अप्लाइड अवर, ये किसके ऊपर हम लोग देंगे क्लियर कोट, फाइनल फिनिश कोटिंग जो देंगे आप लोग का पेंट जो यूज होगा फाइनल फिनिश कोट ऑफ पेंट देंगे, इसके ऊपर ही हम लोग उसके बाद ही इसके ऊपर ही क्लियर कोट आप लोग अप्लाई करेंगे। रोलर बियरिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड और डिसमाउंटेड बाय यूजिंग, रोलर बियरिंग किसका उपयोग करके निकाला या बैठाया जाता है। रोलर बियरिंग जो आप लोग का निकालेंगे या डिसमाउंट करेंगे तो कौन सा मशीन यूज करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए आप लोग का जो मशीन यूज करेंगे हाइड्रोलिक डिसमाउंटिंग मशीन यूज करेंगे।
फॉर रोलर बियरिंग इज माउंटेड पोजिशन आफ्टर रिमूविंग ओल्ड ग्रीज। ये देखिए रोलर बियरिंग जब आप लोग का माउंटेड पोजीशन में पूछ रहे हैं कि आफ्टर रिमूविंग ओल्ड ग्रीज, आप लोग का पुराना जो ग्रीस है निकालने के बाद, आफ्टर रिमूविंग ओल्ड ग्रीस इट शुड बी थोरोली वॉश्ड एंड क्लीन विथ किरोसिन। इसको आप लोग बढ़िया से थोरोली आप लोग को साफ क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आप लोग यहीं पर पूछ रहे हैं एंड देन डेज क्लीनिंग शुड बी डन। आप लोग किरोसिन में उसको बढ़िया से धो दीजिए, साफ कर दीजिए, वॉश कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। उसके बाद किसके द्वारा फिर से आप लोग करेंगे, क्लीन करेंगे? इसके लिए आप लोग यूज करेंगे पेट्रोल या वाइट स्पिरिट यूज करेंगे। याद रखिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट विल बी हैपन इफ बियरिंग क्लियरेंस इज नॉट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अगर आप लोग का पूछ रहा है कि बियरिंग क्लियरेंस अगर आप लोग का स्पेसिफाइड लिमिट या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में नहीं होगा तो इसके चलते क्या हो सकता है? तो अगर आप लोग का बियरिंग क्लियरेंस अगर ठीक नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में नहीं है, तो क्या होगा? एक्सेसिव वेयर ऑफ रोलर जो लगाएगा एक्सेसिव वेयर हो जाएगा, ज़्यादा घिस जाएगा। एक्सेसिव वेयर ऑफ रेस जो लगाया गया है इसका भी वेयर एंड टियर होगा। रोलर बियरिंग फेलियर हो सकता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। अल्ट्रासोनिक टेस्टेड व्हील्स आर स्टम्पेड ऑन दी। ये देखिए जो यूएसटी हो जाता है, यूएसटी जो होने के बाद आप लोग का स्टैंपिंग होता है, ये कहाँ पर होता है? ये आप लोग को देखिए यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि यूएसटी करने के बाद आप लोग का जो स्टैंपिंग होगा, इसमें जो लिखा जाएगा, जो मोहर होगा, ये किस पर होगा? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आप लोग इसको आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। ये आप लोग का क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट्स में। परमिसिबल व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन द सेम एक्सेल। ये देखिए सेम एक्सेल में परमिसिबल जब भी व्हील चेंज करते हैं तो कितना आप लोग का परमिसिबल व्हील डायमीटर डिफरेंस होना चाहिए सेम एक्सेल में। आप लोग का 0.5 mm आप लोग का आईसीएफ हो या गुड्स में, कोचिंग हो या गुड्स में, जो भी आप लोग का सेम एक्सेल में ये कितना होता है, जो डिफरेंस होता है 0.5 mm होता है। तो उसी हिसाब से आप लोग को आप लोग का सेम एक्सेल, इसके बाद सेम बॉगी और सेम वागन या कोच में आप लोग को बार बार रिपीट किया गया है। इसको बढ़िया से याद रखिए, क्वेश्चन सब रिपीटेडली आ रहा है। मैच द फॉलोइंग। ये देखिए यहीं पर आप लोग का कुछ इमेज है, कुछ फोटो है, उसके साथ आप लोग का लिंक दिया गया है, उसी से आप लोग का मैच करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये आप लोग का जो मार्क है, ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है? ये आप लोग का लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए यूज होता है। ये देखिए बी के साथ चलिए, ये जो आप लोग का लॉन्ग ब्रेक लाइन हो गया। उसी हिसाब से सेकंड में देखिए ये वाला जो लाइन है, ये जो छोड़ के जो लाइन दिया है, मोटा लाइन दिया है, इसका क्या क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा लाइन शो एट सरफेस ट्रीटमेंट। ये सरफेस ट्रीटमेंट के लिए यही लाइन दिया जाता है। उसी हिसाब से तीसरा जो आप लोग का मोटा जो ब्लैक कलर का जो लाइन है, ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है? ये आप लोग का यूज होता है ये डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन, ये चीज़ के लिए यूज होता है। उसी हिसाब से देखिए आप लोग का ये जो लाइन है, ये लाइन आप लोग का कटिंग प्लान्स के लिए यूज होता है। जो कटिंग प्लान होता है इसके लिए यूज होता है। तो इसको बढ़िया से देख लीजिए एक बार। तो यहीं पर आप लोग का ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम हाउ मेनी नंबरिक डिजिट। पीएल नंबर में आप लोग का कितना संख्या रहता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है जो कि 8 डिजिट रहता है। तो इसमें भी आप लोग का अलग अलग डिजिट का अलग अलग इसका नोमेनक्लेचर है, इसका स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि आप लोग का पीएल नंबर में मेन ग्रुप, उसके बाद आप लोग का सब ग्रुप, आइटम, सीरियल नंबर और आप लोग का चेक डिजिट, यही 4 प्रकार का आप लोग का स्पेसिफिकेशन रहता है। मेन ग्रुप, उसके बाद सब ग्रुप, उसके बाद आइटम का सीरियल नंबर, उसके बाद आप लोग का चेक डिजिट। तो जैसे कि पहला और दूसरा जो डिजिट रहता है फर्स्ट एंड सेकंड,
ये मेन ग्रुप दर्शाता है, उसी हिसाब से तीसरा और आप लोग का चौथा ये सब ग्रुप को दर्शाता है। उसके बाद आप लोग का पाँचवा, छठवा और सातवां ये दर्शाता है आप लोग का आइटम सीरियल नंबर। और 8 नंबर वाला जो डिजिट होता है ये चेक डिजिट होता है। इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which rule of the Railway Service Conduct Rules 1966 states that every railway servant shall at all times maintain absolute integrity, maintain devotion to duty, and do not nothing which unbecoming of a railway servant। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत कहा गया है कि प्रत्येक रेल सेवक हमेशा पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रहेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो कि रेल सेवक के लिए अनुचित हो। ये आप लोग का देखिए ऑप्शन जो रूल 3 का 1, 2 और 3 यही बोलता है कि आप लोग का जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है इसके तहत यहीं पर यही कहा गया है कि प्रत्येक रेल जो कर्मचारी है ये पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ काम करेगा, पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा, उसका ड्यूटी कर्तव्य के प्रति समर्पण रहेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो कि एक रेल सेवक के तौर पर नहीं करना चाहिए। ये आप लोग का ऐसा रूल जो है रूल 3 बीट 1, बीट 2, बीट 3 में है। याद रखिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स इज डिफाइंड इन डेज ऑफ द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल। देखिए जो RSCR होता है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, इसके अनुसार आप लोग का डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक रेल सेवक आचरण नियम के डेज में प्रदर्शन और हड़ताल को परिभाषित किया गया है। तो आप लोग को जो भी रेलवे कर्मचारी है आप लोग को स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन इस सब में शामिल नहीं होना है। ये रूल कौन सा आप लोग का देखिए RSCR 1966 में कौन सा रूल के तहत ये कहा गया है, तो ये है हो जाएगा आप लोग का रूल 7 में ऐसा ही वर्णित है। Which portal is used for railway employee for online application of passes। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग का पास, PTO, लीव एनकेसमेंट सब कुछ मॉड्यूल आप लोग का अभी HRMS में आ गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, HRMS का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसी में ही आप लोग ऑनलाइन पास आवेदन कर सकते हैं यही पोर्टल में, जिसको कि क्रिस ने इसको तैयार किया है। क्रिस के द्वारा सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस के द्वारा ये HRMS डेवलप किया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। डेज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन प्रिविलेज पास ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉई। देखिए रेलवे कर्मचारी के विशेष अधिकार पास में कितने आश्रितों को अनुमति है। जो डिपेंडेंट है आप लोग का 2 की संख्या में, इसमें आप अलाउड हैं, इसमें डिपेंडेंट 2 ले सकते हैं। हाफ सेट ऑफ PTO वैलिडिटी पीरियड। ये देखिए आप लोग का हाफ सेट PTO का आप लोग का वैलिडिटी पूछ रहे हैं। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जिसमें कि हाफ सेट हो, फुल सेट हो, इसका आप लोग का जो वैधता होता है, वैलिडिटी होता है, ये 5 महीना का होता है। इस हिसाब से आप लोग का पास का भी याद रखिए। जो आप लोग का प्रिविलेज पास है या PTO है, दोनों का ही आप लोग का 5 मंथ है वैलिडिटी। नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग डेज। किसी भी रेल सेवक को डेज से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। ये हो जाएगा 5 साल। 5 साल से ज़्यादा किसी भी प्रकार का आप लोग का कंटिन्यूस छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ज़्यादा कोई भी किसी भी प्रकार का छुट्टी आप लोग को नहीं दिया जा सकता है कंटिन्यूसली। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ए परमानेंट टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव ऑन हाफ एवरेज पे LHAP ऑफ डेज डे इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये देखिए हर एक साल आप लोग का जो परमानेंट टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉयज़ को आप लोग का LHAP दिया जाता है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। तो ये पूछ रहा है कि कितना दिन का दिया जाता है हर एक साल। ये 20 दिन के दिया जाता है, 20 डेज या 20 नंबर्स में, याद रखिए।
यही आप लोग का LAP होगा तो 1 साल में 30 दिन दिया जाता है। 30, ये भी याद रखिए। लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द डेज लीव ही इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली आफ्टर रिज्यूमिंग टू ड्यूटी। अदेय अवकाश को उस डेज अवकाश के साथ काट लिया जाता है जिसे वह बाद में ड्यूटी पर लौटने के बाद अर्जित करने की संभावना रखता है। तो ये आप लोग का क्या होगा, ये LHAP हो जाएगा, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द LHAP लीव ही इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली आफ्टर रिज्यूमिंग ड्यूटी। ड्यूटी में आने के बाद जो अर्जित करेगा LHAP, इससे ही आप लोग का लीव नॉट ड्यू डेबिट होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। एनकेसमेंट ऑफ लीव LAP अप टू डेज शैल नॉट एक्सीड इन एंटायर कैरियर। ये देखिए जो लीव एनकेसमेंट होता है आप लोग का, तो आप लोग का LAP का नकदीकरण होता है पूरे सर्विस करियर में। ये 60 दिन होता है, 60 डेज होता है, जो कि आप लोग का 2 साल के गैप में आप लोग ले सकते हैं। 2 साल के अंतराल में 6 बार 6 टाइम्स 10 दिन करके 10 डेज करके टोटल 60 डेज सर्विस पीरियड में आप लोग टोटल 60 डेज LAP नकदीकरण कर सकते हैं। 2 साल के अंतराल में 6 टाइम 10 दिन एट ए टाइम 10 डेज करेंगे। एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू डेज नंबर ऑफ कैटेगरी। ये देखिए HOUR के अंतर्गत आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो है, इसके अनुसार आप लोग का टोटल जो आप लोग का रेलवे एम्प्लॉयज है इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए आप लोग का ए के साथ चलिए। तो जो HOUR होता है इसमें आप लोग का 4 कैटेगरी होता है, 4 कैटेगरी, जो जिसमें कि आप लोग का क्या क्या होता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। 4 कैटेगरी का एम्प्लॉय को डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का इंटेंसिव हो गया, ये देखिए इंटेंसिव, कंटिन्यूस, एसेंशियली इंटरमिटेंट, EI एसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड, ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है। डेज फर्म इज यूज टू प्लेसिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन। कौन सा फर्म आप लोग का रेलवे एम्प्लॉय जो है सस्पेंशन में रहने के दौरान इसको इशू किया जाता है। एक रेलवे कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए डेज फर्म का उपयोग किया जाता है। ये होता है SF1 होता है, याद रखिए। इसी हिसाब से आप लोग का SF5 जो है ये मेजर चार्जशीट है। इसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए यहीं पर जो SF9 है, SF9 टाइप का कोई भी फर्म नहीं है, नो फर्म। इसी हिसाब से SF6 ये देख लीजिए, ये SF6 आप लोग का क्या है, एडिशनल डॉक्यूमेंट साउट में भी रिफंडेड। तो यहीं पर आप लोग का SF6 जो होता है आप लोग का मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज अस्वीकार किए जा सकते हैं। जो आप लोग का दस्तावेज, जो आप लोग का डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जो आप लोग का अतिरिक्त डॉक्यूमेंट दस्तावेज मांगे गए हैं उसको लिया नहीं जा सकता है, इसको अस्वीकार किया जा सकता है। यहीं पर आप लोग का SF6 स्टैंडर्ड फॉर्म SF6 का यही मतलब है, एडिशनल डॉक्यूमेंट साउट में भी रिफ्यूज्ड, मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज अस्वीकार किए जा सकते हैं। इसी हिसाब से आप लोग का SF11 है ये भी बराबर आता है, जो कि आप लोग का माइनर पेनल्टी है। ये याद रखिए, आप लोग का हमेशा याद रखिए SF5 और SF11 जो है ये बराबर आप लोग का एग्जाम में आ रहा है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टाफ बेनिफिट फंड SBF।
स्टाफ बेनिफिट फंड SBF वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ डेज रेलवे एम्प्लॉइज। तो स्टाफ बेनिफिट फंड जो होता है ये आप लोग का किस टाइप का, किस कैटेगरी का एम्प्लॉय के लिए ये आप लोग का फंड होता है, यहीं पर पूछ रहा है। स्टाफ बेनिफिट फंड देश रेलवे कर्मचारियों के लिए लाभ के लिए काम करता है। तो ये आप लोग का नॉन गेजेटेड जो स्टाफ होते हैं उनके लिए ही स्टाफ बेनिफिट फंड काम करता है। याद रखिए 96 का ऑप्शन बी के साथ चलिए। पार्टिसिपेशन इन इलीगल स्ट्राइक अमाउंट्स टू, वैध हड़ताल में भाग लेने पर डेस होती है। अगर आप लोग जैसे कि डेमोस्ट्रेशन हो गया, स्ट्राइक हो गया, इस सब में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग का सर्विस ब्रेक हो सकता है, सर्विस आप लोग का भंग हो सकता है, ब्रेक इन सर्विस हो सकता है। याद रखिए ऑप्शन डी के साथ चलिए। एम्प्लॉयर इज नॉट लिएबल फॉर कंपेंसेशन इफ इंजरी इज ड्यू टू। ये देखिए अगर आप लोग का बोलता है कि नियोक्ता मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि चोट डेस के कारण होता है, तो एम्प्लॉय इज नॉट लिएबल फॉर कंपेंसेशन इफ इंजरी इज ड्यू टू। अगर आप लोग को चोट हुआ है तो किस प्रकार का चोट हुआ है जिसके चलते आप लोग को कंपेंसेशन मिलेगा नहीं, इसका आप लोग का भरपाई मिलेगा नहीं, मुआवजा जो है दिया नहीं जाएगा। तो यहीं पर आप लोग देखिए अगर आप लोग इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स, आप लोग अगर ड्रग्स या ड्रिंक्स किए हैं तो यही कंडीशन में नहीं मिलेगा। उसके बाद विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स, अगर आप लोग जानबूझकर नियम नहीं मान रहे हैं। विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी गैजेट्स, अगर आप लोग सेफ्टी जो उपकरण है वो नहीं पहन के काम कर रहे हैं तो यहीं पर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। MNP प्रोग्राम इज बजटेड अंडर, ये देखिए आप लोग का मशीनरी और प्लांट होता है, इसके लिए प्लान हेड क्या होता है, मशीनरी और प्लांट, आप लोग का प्लांट के लिए मशीन और प्लांट के लिए प्लान हेड जो होता है ये प्लान हेड PH41 होता है। याद रखिए MNP आइटम्स जो है इसको PH41 में रखा गया है। तो इसी हिसाब से आप लोग ये देखिए यहीं पर जो ऑप्शन में दिया गया बाकी जो प्लान हेड है उसके बारे में देख लीजिए। आप लोग का PH21 ये लोग का RSP प्रोग्राम के लिए, RSP बोलने से आप लोग का रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए, इसी हिसाब से आप लोग का PH42 जो है ये आप लोग का वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए है। ये प्लान हेड 42 जो है वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए है। और PH53 जो है ये आप लोग का पैसेंजर एमिनिटीज के लिए है। द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ VPH स्टैंड्स पर, ये देखिए यहीं पर जो ट्रांसपोर्टेशन कोड VPH है इसका मतलब आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोग का वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन हो गया, ये हो गया वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। तो ऑप्शन देखिए 100 का बी के साथ चलिए। इस हिसाब से और भी थोड़ा किस टाइप का पार्सल वैन है देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहीं पर देखिए VP हो गया पार्सल वैन, VPH हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, VPH हो गया हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। इस हिसाब से VPU ये पार्सल वैन है, पार्सल वैन जो कि विथ फोर व्हीलर। तो VPU जो होता है पार्सल वैन होता है लेकिन ये 4 चक्का वाला आप लोग का होता है, 4 व्हीलर, जैसे कि ब्रेक वैन रहता है उसी हिसाब से 4 व्हीलर पार्सल वैन होता है VPU। याद रखिए उसी हिसाब से आप लोग का LHB कोच के लिए आता है LVPH, ये याद रखिए ये LHB टाइप में वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स राजभाषा की तरफ। राजभाषा का देखिए यहीं पर ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन सब है। कॉन्स्टिट्यूशन
प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जिस्ट इन डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए राजभाषा के संबंध में संविधान प्रावधान संविधान के डेज में मौजूद है, ये भाग 17 में मौजूद है, पार्ट 17 में आप लोग का मौजूद है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। आर्टिकल डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद देश में भारत के संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का 343 एंड 344 होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं यहीं पर आप लोग का पार्ट 17 जो होता है आप लोग का पार्ट XVII, आप लोग का पार्ट 17 जो है इसमें आप लोग का 9 आर्टिकल्स है और ये आप लोग का 343 टू 351 ये जो आर्टिकल सब है ये आप लोग का देखिए इसी में ही आप लोग का राजभाषा के संबंध में जो यहीं पर आप लोग का समझाएगा। यहीं पर वर्णित है जो क्या वर्णित है यहीं पर कि आप लोग का आर्टिकल जो 343 टू 351 है ये आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो कंटेंस किया है प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज जो आप लोग का संविधान के अनुच्छेद में भारत के संघ के राजभाषा के रूप में जो यहीं पर प्रावधान है यही आप लोग का 9 आर्टिकल्स में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, याद रखिए। तो बेसिकली यहीं पर आप लोग का जो दो आप लोग का आर्टिकल है 343 344 यहीं पर ये राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का। तो एट प्रेजेंट तो अभी पूछ रहे हैं तो एट प्रेजेंट आप लोग का जो टोटल जो आप लोग का 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जो भाषा है ये 22 है, याद रखिए 22 की संख्या में है जो कि यहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया है। लेकिन ये इनिशियली आप लोग का शुरुआत में ये 14 भाषा को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, याद रखिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन शुड हिंदी हैव बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। संविधान के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ के राजभाषा कब बनना चाहिए था। देखिए कब बनना चाहिए था हो रहा है। तो जैसे कि थोड़ा इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि आप लोग का 14 सितंबर 1949 आप लोग का हिंदी को राजभाषा के तौर पर एडॉप्ट किया गया है देश में। आप लोग का जो 14 सितंबर 1949 को ये हिंदी को राजभाषा के तौर पर एडॉप्ट किया गया है। लेकिन आप लोग का जो संविधान है, संविधान आप लोग का डिक्लेयर किया कि आप लोग का हिंदी और जो देवनागरी लिपि है, हिंदी विद देवनागरी लिपि, हिंदी जो कि आप लोग का देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध है, उसको आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर 1950 में 1950 में इसको डिक्लेयर किया। ये आप लोग का हिंदी देवनागरी लिपि के साथ जो है ये आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। ये 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान ये डिक्लेयर किया है। उसी हिसाब से आप लोग का 26 जनवरी 1965 26 जनवरी 1965 को ये क्या है कि आप लोग का इंग्लिश को आप लोग का सेकंड राजभाषा के तौर पर इसको शामिल करने के लिए बोला गया है कि इंग्लिश को आप लोग दूसरी
ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी डेट से ये इफेक्ट हुआ है। तो यहीं पर जो क्वेश्चन है आप लोग का कि संविधान के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा कब बनना चाहिए था, तो यहीं पर ये आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए 26 जनवरी 1965। लेकिन आप लोग का 26 जनवरी 1965 को आप लोग का हिंदी को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यही डेट से इफेक्ट किया गया है, चालू किया गया है, याद रखिए। टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया आर द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन रूल 1976 नॉट एप्लीकेबल। भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होते हैं? तो कहाँ पर ये लागू नहीं होते हैं? आप लोग का जो राजभाषा जो आप लोग का रूल 1976 कहाँ पर लागू नहीं होते हैं? ये आप लोग का तमिलनाडु में लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। When the हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, आप लोग का हर एक साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग का 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। इस हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे भी आता है, वर्ल्ड हिंदी डे, जिसको कि विश्व हिंदी दिवस बोलते हैं। ये आप लोग का 10 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। रीजन बी कंप्राइजेस डेस डेस एंड डेस एंड डेस, यहीं पर पूछ रहा है। जो आप लोग का क्षेत्र बी है, क्षेत्र बी कौन आप लोग का देखिए कौन कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज यहीं पर शामिल है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का बी रीजन में, बी क्षेत्र में ये देखिए यहीं पर गुजरात आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब भी आएगा, और यूनियन टेरिटरी ऑफ आप लोग का चंडीगढ़ आएगा। और आप लोग का यहीं पर एक छूट गया है, ये आप लोग का दादरा और नगर हवेली भी आता है। ये आप लोग का दादरा और नगर हवेली ये भी आता है। तो आप लोग का रीजन बी में ये देखिए जो 3 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब आता है। उसके साथ आप लोग का जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि आप लोग का चंडीगढ़ हो गया और दादरा और नगर हवेली, ये भी आप लोग का रीजन बी या ख क्षेत्र में यही सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी आता है, याद रखिए। Which is the order of the language used in the name और नोटिस बोर्ड? नाम और नोटिस बोर्ड में प्रयुक्त भाषा का क्रम क्या होना चाहिए? सीरियल इसमें क्या होना चाहिए? तो सीरियल जब भी आप लोग का नेम और नोटिस बोर्ड में आप लोग लैंग्वेज को लिखेंगे तो सीरियली कैसे लिखेंगे, कैसा क्रम में लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे पहले रीजनल लैंग्वेज लिखेंगे, आंचलिक जो भाषा है, उसके बाद हिंदी आएगा, उसके बाद इंग्लिश आएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? 8वीं अनुसूची में कौन सा विदेशी भाषा को शामिल किया गया है? ये है आप लोग का नेपाली है। लम सम अवार्ड बीइंग गिवन पर पासिंग प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा एग्जामिनेशन प्राइवेटली आर डेस रेस्पेक्टिवली। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा में परीक्षा निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर दिया जाने वाले एक मुश्त पुरस्कार राशि जो है इस क्या क्या है? जैसे कि आप लोग प्रबोध के लिए कितना मिलेगा, प्रवीण के लिए कितना मिलेगा, प्राज्ञा के लिए कितना मिलेगा? प्रबोध के लिए 1600 रुपया मिलेगा, प्रवीण के लिए 1500 और आप लोग का प्राज्ञा के लिए 2400 रुपया। अगर आप लोग ये जो हिंदी कोर्स है, हिंदी जो आप लोग का एग्ज़ाम है पास करेंगे तो इसके लिए आप लोग का यही लमसम अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का हुबली वर्कशॉप का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो कि 10 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग के पास भी जो भी क्वेश्चन है सब भेजिए, उसको सॉल्व करके आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा।
अभी तक जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करवा ले। और आप लोग का डेली देखिए, आप लोग का कम्युनिटी पेज में आप लोग टैप कीजिए, उसमें क्लिक कीजिए। डेली आप लोग का सुबह को 10 क्वेश्चन आप लोग का प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।